जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विष के दांत के जो कहानी थे, इसके हम आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले वाले भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे चीज़ें की और भी आसानी से समझ में आए। तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव भी हमने अच्छे से करा दिया है और इसके कहानी को हमने अच्छे से पढ़ा दिया है, लेकिन इस वीडियो हम उसके सब्जेक्टिव अर्थ को हम अच्छे से जानेंगे। तो बना रही है हमारे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना कुछ देर के हुए चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसके इनके एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है लेखक परिचय। ये जो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, इसमें हम सब्जेक्टिव भी दिए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ इस कहानी के पूरे सारांश को भी हमने अच्छे से डीपली में समझाने का प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसे एक एक पढ़ते हैं और आपको अच्छे से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसके लेखक परिचय को हमने अच्छे से पढ़ लिया था पहले भी, और फिर से हम इसे अच्छे से जान लेते हैं। परिचय में दिया है कि इस पाठ के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। जो हम पढ़ रहे हैं विष के दांत के जो सब्जेक्टिव हम पढ़ रहे हैं, जो विष के दांत है, इसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी है। और नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। आपसे एग्जाम पूछेगा कि जो नलिन बिलोचन शर्मा है, इनका जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था, तो पटना के बदरघाट में, आप लोग याद रखिएगा। और इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है साहित्य का इतिहास दर्शन, जो कि अधिकांश एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए साहित्य का इतिहास दर्शन किस लेखक की कहानी है। तो आप लोग याद रखेंगे जो साहित्य का इतिहास दर्शन है यह किसका है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। उसके बाद पूछता है प्रेमचंद्र। उसके बाद क्या पूछता है, प्रेमचंद्र पूछता है। ये सभी क्या, उसके बाद साहित्य तत्व एवं आलोचनाएं इत्यादि है इनके, जो कि पूछे जा सकते हैं। और इसमें जो मानदंड है ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस पाठ में अगर पूछे जाते हैं तो पहला है साहित्य का इतिहास दर्शन और दूसरा है प्रेमचंद्र। ये सभी क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं। आगे का रहा है जो विष के दांत है। विष के दांत जो हम कहानी पढ़े थे इससे पहले, ये जो विष के दांत है ये कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे ये विष के दांत कहानी तथा अन्य कहानी संग्रह से ली गई है। ये क्या है, एक कहानी संग्रह है। ये क्या है, जो किताब है, एक किताब क्या संग्रह है, ग्रंथ है, जहाँ से ये कहानी लिया गया है। तो आप लोग एग्जाम में अच्छे से इसे नोट डाउन करके लिख दीजिएगा कि पहला आपसे एग्जाम पूछेगा कि जो विष के दांत है यह किस कहानी से लिया गया है, तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं कि कहानी के प्रमुख बातें क्या क्या है। पहला है सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी, तो 5। पहला का नाम क्या था, सीमा, रजनी, आलो, सिफाली और आरती थी। और इनके पुत्र कितने थे, तो एक पुत्र था, तो उनका नाम क्या था, कासू या खोखा। उनका नाम क्या था, कासू और खोखा था। तो आप लोग पूछेगा कि सर किसका नाम था, ये जो सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती और एक पुत्र जो कि कासू नाम है, ये सब किनके पुत्र थे, तो आप लोग याद रखिएगा सेन साहिबा का। ये सब किसका था, सेन साहिबा या सेन साहब जी के ये क्या पुत्र एवं पुत्रियां थी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सेन साहब की एक काले रंग की कार थी जिसका दाम कितना था, 7500 रुपये था। आपसे यह पूछेगा कि सेन साहब की कार किस रंग की थी, तो आप लोग याद रखेंगे काले रंग की। सेन साहब की कार किस रंग की थी, काले रंग की थी। और कितना की थी, उसकी मूल्य कितना था, दाम कितना था, तो 7500 रुपये था। आगे है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सेन साहब अपने पुत्रियों को कठपुतली रखते थे। जो सेन साहब है अपने बेटियों को क्या बनाकर रखती थी, कठपुतलियाँ बनाकर रखती थी। और एक बेटे को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाने की चाहते थे। वो जो सेन साहब के जो बेटे थे कौन, खोखा, उसे क्या बनाना चाह रहे थे, तो इंजीनियर और बिजनेस मैन बनाना चाह रहे थे। आपसे ज़्यादा कर एग्जाम पूछा जाएगा कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाह रहे थे, तो इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाह रहे थे। अगला क्वेश्चन है, आगे मेन पॉइंट है कि गिरधर लाल मदन के पिता थे। गिरधर लाल जो है ये कौन थे,
मदन के पिता थे, जो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करते थे। आपसे एग्जाम पूछेगा कि सेन साहब के यहाँ किरानी का दाम, आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि सेन साहब के यहाँ किरानी का काम कौन करता था, तो आप लोग याद रखेंगे गिरधर लाल। तो गिरधर लाल कौन थे, तो ये मदन के पिताजी थे। ये कौन थे, मदन के पिताजी थे, कौन, गिरधर लाल। और गिरधर लाल काम करते थे, तो ये सेन साहब के यहाँ काम करते थे। किस चीज़ का काम करते थे, तो किरानी का काम क्या करते थे। आगे टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि आगे जो लड़ाई हो रहा था उसमें कहा गया था कि मदन लट्टू घुमाने का खेल खेल रहा था, तभी कासू से उसकी लड़ाई हो जाती है। आपसे एग्जाम पूछेगा कि मदन और ये जो कासू थे, इन दोनों की लड़ाई का मुख्य कारण क्या था, तो आप लोग याद रखेंगे ये दोनों जो लड़ाई हुआ था किस खेल को लेकर हुआ था, तो लट्टू को लेकर। किस खेल को लेकर हुआ था, तो लट्टू को लेकर हुआ था। किसके किसके बीच हुआ, मदन और कासू के बीच। कासू को ही क्या कहते हैं, खोखा भी कभी कभी कहते हैं। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा एग्जाम तक। ये जो लड़ाई हुआ था मदन और कासू में, इस लड़ाई में क्या हुआ, मदन जो है इसने क्या, कासू के 2 दांत तोड़ दिए। मदन ने क्या किया, कासू के 2 दांत तोड़ दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर काजू लिखा गया, यहाँ पर कासू होगा। आप लोग ऐसे भी याद रखिएगा कि मदन ने किनका दांत तोड़ा, तो कासू का दांत तोड़ा। कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़े। आगे देखते हैं कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। आपसे यहाँ पूछ सकता है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन था, तो याद रखेंगे कासू या खोखा किनके आंखों का तारा था, तो सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे है सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। आपसे यहाँ पूछ सकता है कि ऐसे ही बच्चे चोर डाकू बनते हैं, या किसने कहा था, तो आप लोग याद रखेंगे ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू और गुंडे बनते हैं। यह सेन साहब की धर्मपत्नी यानी सेन साहिबा ने कही थी। कब कही थी, जब वो लड़ाई हो रहा था, जो आप लोग पढ़े होंगे कहानी में, जिस समय वो जो ड्राइवर थे और मदन के बीच में जो लड़ाई हो रहा था, तो उसी समय जब नौकर और मदन के बीच लड़ाई हो रहा था, तो उसी समय जब घर से सेन साहब और सेन साहिबा निकलती है, तो सेन साहब बोलते हैं कि मदन की माँ मदन को ले जाओ, या कौन कहते हैं, कि सेन साहब कहते हैं। और उसी समय उनकी जो पत्नी थी, कौन, सेन साहिबा, वो कहती है ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये अच्छे से याद होगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अधिकतर महल वाले की जीत होती है। कब, जब उसी हालत में कोई झोपड़ी वाले उनकी साथ दे तभी। ये आपसे यहाँ पूछ सकता है कि जो महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अधिकांश महल वाले जीता करते हैं, यह किस कहानी का शब्द है, या किस कहानी में यह वर्णित है, तो आप लोग याद रखेंगे किस कहानी में है, तो ये विष के दांत कहानी में है। आगे है कि यह जो कहानी है ये किसके किसके बीच हुआ था, जो लड़ाई है महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच। जो मदन कौन थे, एक गरीब फैमिली के थे। तो उसी जगह एक जो कासू क्या थे, एक अमीर फैमिली के बेटे थे। इसमें हम कह सकते हैं जो ये जो लड़ाई हुआ था अमीर घर के बेटे और गरीब घर के बेटे, यानी महल और झोपड़ी की लड़ाई थी। आगे कह रहा है कि घर के सभी मामलों में अब्बाद कौन था। आपसे आगे पूछेगा क्वेश्चन में कि घर के सभी मामलों में ये जो कासू है ना, कासू यानी खोखा, यह घर के हर मामले में अब्बाद था। आपको हम कहानी पढ़ाए होंगे। जो मदन को जिससे लड़ाई होती है यानी कासू क्या थे, अपने घर में सब चीज़ से क्या अपवाद थे। उसके लिए नियम कानून अलग है, खेल कुल्ला सब कुछ उसको क्या पूरी तरह फ्री था। लेकिन उसकी जो बेटी थी यानी सेन साहब की, यानी इसकी बहन, उसको क्या कोई प्रकार के उसको अधिकार नहीं था कि आप अपना मन से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कासू को कुछ भी करने का, इसको क्या मन चाह कम कर सकते थे, ये कहीं भी जा सकते थे, कोई भी तौर पर मचा सकते थे। इसीलिए जो है ना, घर के सभी मामलों में अपवाद कौन था, तो ये कासू थे। कौन थे, कासू। ये था मेरा पूरा कहानी का सारांश, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो अब चलिए, लेकिन अब यहाँ पर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब देखने वाले हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लैंगिक आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। ये जो सेन साहब है, सेन साहब के घर में जो भेदभाव हो रहे थे, उनके लैंगिक यानी जो लिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, स्त्री और पुरुष, यानी उस घर में जो बच्चियां थी यानी बेटियां थी और जो बेटे थे, दोनों के बीच भेदभाव हो रहे थे। क्यों? क्योंकि एक जो लड़की थी, लड़की को कम अधिकार था, कुछ भी हंस बोल नहीं सकती थी, कहीं भी अपने मन से कहीं जा नहीं सकती थी, लेकिन जो कासू है वो कहीं भी जा सकते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या भेदभाव हो रहे थे। इसका उत्तर लिखेंगे, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। जो सेन साहब के घर में जो है लिंग के आधार पर क्या भेदभाव किए जा रहे थे। उनकी लड़कियों के लिए कुछ अलग पढ़ने लिखने हंसने बोलने का नियम बनाए गए थे, जबकि उनके जो बेटे थे कासू के लिए कुछ अलग नियम बनाए गए थे। जिससे क्या कासू खुला मन से कहीं भी जा सकते थे, लेकिन उनकी जो बेटियां हैं वह नहीं जा सकती थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सेन साहब, इनके परिवार में लिंग आधारित भेदभाव होते थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। अगला क्वेश्चन जो VVI है ये पूछता है एग्जाम में कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। आप लोग लिख लीजिएगा, ये जो है ये VVI क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जाम में 100 में से इसका चांस 90% है कि ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से डाउन डाउन करके अच्छे से पूरी तरह से इसे याद ही कर लीजिए कि जो सेन साहब की जो ये मदन है, मदन घर में क्या थे, घर के सभी मामलों में अपवाद था खोखा। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। इसका उत्तर हो जाएगा, सेन साहब का बेटा होगा घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था, जैसे कि पढ़ाई खेल कूद, इन सभी मामलों में क्या था, उसका जो बेटा है सेन साहब के, वो हर नियम में क्या था, अपवाद था। क्या था? अपवाद था। आप लोग इसे नोट डाउन करके इसे याद ही कर लीजिए, आपको अधिकांश क्वेश्चन में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब दंपति खोखा में कैसी भावनाएं देखते थे और उन स्वभावों के लिए उन्हें उनकी कैसी शिक्षा तय की गई थी। तो आपको याद होगा जिसमें हम पढ़ा रहे थे उसमें हम आपको बताए थे कि जो सेन साहब है, सेन साहब अपने बेटे के लिए अलग से इसकी क्या शिक्षा बनाए गए थे। इसके घर पर ही कुछ बढ़ई के लोग आते थे और काम करते थे, इसको कुछ लकड़ी ठोकने का काम सिखाया करते थे कि जिससे आगे चलकर इसे जब इंजीनियर बने तो इसे क्या ज़्यादा परेशानी ना हो, अभी से इसका क्या हाथ बैठा हो। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सेन साहब दंपति मतलब होता है उनकी पत्नी, दंपति मतलब उनकी पत्नी, वही कह रहा है यहाँ पर कि उत्तर लिखेंगे कि सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा को इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय कर दिया। उनके जो सेन साहब ने क्या किया, खोखा को स्कूल नहीं भेजते थे और जो घर में घर पर ही क्या उसके लिए अलग कुछ शिक्षा प्रावधान किए गए थे कि ये यही काम करेगा और जिससे कि आगे चलकर इसे काम आए, इंजीनियर बनने में कोई सहूलियत ज़्यादातर हो। आगे क्वेश्चन है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। इसका उत्तर लिखेंगे, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहता कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी भटके। जो महल वाले कभी नहीं सोचते हैं कि जो मेरे कीमती सामान है, कोई भी कीमती जेवर है या कोई गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, उसके आसपास क्या जो गरीब घर के बच्चे वो ना भटके, जिससे कि इसमें क्या खरोच लग सकता है या कोई शीशा तोड़ सकता है, जिससे क्या हमें अधिक नुकसान होगा। इसीलिए जो अमीर घर के लोग हैं वो क्या कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब घर के कोई बच्चे या कोई भी आदमी हमारे गरीब के या हमारे सामान के आसपास भटके। यही कहानीकार समझाना चाहते हैं। आप लोग इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप लोग इन सभी का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको सभी PDF
मिल जाए तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे। आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइएगा। लिंक नीचे है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कराए कि कासू और मदन के बीच के झगड़े का क्या कारण था। कासू और मदन के बीच के झगड़े का क्या कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते थे, आपसे यह पूछ रहा है कि इसमें लिखना है आपको। उत्तर है कि कासू मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इससे पहले हमने पहले भी देखा था, जो मदन है, मदन और कासू के बीच जो लड़ाई हुआ था, इस किस खेल के लेकर हुआ था, तो यह लट्टू घुमाने के खेल के लेकर हुआ था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बात बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से जो है ये जो लड़ाई हुआ था, इसके बदले क्या लेखक कहना चाह रहा है, कह रहा है कि जो गरीब लोग हैं, गरीब लोग भी क्या झोपड़ी वाले से अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर क्या ये जो कासू के दांत मदन ने तोड़कर लिया, क्या अपना बदला चुका लिया, ठीक उसी प्रकार गरीब आदमी भी महल वाले से अपना अपमान का क्या बदला ले सकता है। आगे आपसे यहाँ पूछ सकता है कि कासू का चरित्र चित्रण करें। अगला क्वेश्चन क्या है, कासू का चरित्र चित्रण करें। जिसमें हम लिखेंगे कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। आपसे जब भी चित्रण पूछेगा तो याद रखेंगे उसके बारे में हमको डीपली में अच्छे से कुछ बताना है या कुछ जानकारी देना है। अगर आप लोगों को डीपली में नहीं पता है, आप हल्का फुल्का भी उसके बारे में कुछ जानकारी रखिएगा, जिससे कि ये जो चरित्र चित्रण करने में आपको आसानी हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि कासू सेन साहब के बुढ़ापे का क्या था, एक आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाह रहे थे। सेन साहब उसे क्या बनाना चाह रहे थे, इंजीनियर और बिजनेसमैन। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। उसके जो पिता है अपने घर में जितना भी कानून बनाया था, नियम कानून, खाना पीना, जितना भी कोई भी काम खेलना है, उस सभी काम में क्या जो मदन है अपवाद था, यानी क्या उसका उल्टा था। घर के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। घर के लाड प्यार ने क्या किया, मदन ये जो कासू को क्या बिगाड़ दिया। वह बिना डरे किसी के भी ऊपर क्या हाथ छोड़ देते थे। कौन, जो कासू है, कासू क्या किसी पर भी क्या हाथ छोड़ देते, चाहे दीदी हो कोई भी हो, उस पर क्या बिना डरे, क्योंकि घर के इकलौता बेटा था। आप लोग जानते होंगे जब अगर कोई किसी को एक बेटा रहता है उसको कितना छूट मिलता है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्वक उत्तर दें। इसका हम क्वेश्चन लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे कि मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है। नायक यानी हीरो, तो हीरो कौन है, मदन है, जो दांत तोड़ दिया है। तो इस कहानी के नायक कौन है, मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उनके ड्राइवर से लड़ जाता है। वो क्या करता है, उनके ड्राइवर से लड़ जाता है बिना डरे, और उनके बेटे के 2 दांत तोड़ देते हैं। उनके बेटे क्या करते हैं, उनके बेटे के 2 दांत तोड़ देते हैं और अपना बदला वापस फिर से ले लेते हैं। ये था कहा क्या इस कहानी के नायक कौन थे, तो ये मदन थे। आगे आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि सेन साहब का चरित्र चित्रण करें, यानी सेन साहब के बारे में कुछ आप लोग बताइए। इसका उत्तर लिखेंगे, सेन साहब 20 के दांत कहानी की प्रमुख पात्र हैं। सेन साहब क्या है, इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। सेन यानी सेन साहब की 5 पुत्रियां एवं 1 पुत्र थे। सेन साहब के कितने पुत्र एवं पुत्रियां थी, अगर दोनों मिलाकर कहेगा तो आप लोग याद रखेंगे, सब मिलाकर कितना थे, 6 थे, जिसमें क्या 5 पुत्रियां थी और ये जो एक क्या थे, एक इसके पुत्र थे, 1 पुत्र और 5 पुत्रियां थी। आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। आगे, वे अपने बच्चों के लिए अलग अलग नियम बनाए थे। वो जो सेन साहब है अपने बच्चों के लिए अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। सेन साहब अपने बुढ़ापे में आंखों का तारा किसे यानी सहारा किसे मानते हैं, तो ये कासू को मानते हैं। आप लोग इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा और या तो नोट डाउन भी कर लीजिए। आगे है, इससे पहले हमने क्या ये कासू बारे में पढ़ा था, चरित्र चित्रण करें। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मदन का चरित्र चित्रण करें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मदन का चरित्र चित्रण करें, तो इसका उत्तर लिखेंगे, मदन 20 के दांत के कहानी के क्या प्रमुख पात्र हैं। यह किस कहानी का नायक है, ये जो है क्या इस कहानी के नायक है। यहाँ पर किस लिखा गया, सॉरी यहाँ पर इस होना चाहिए, इस कहानी के नायक है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है। ये जो है ये क्या बिना डरे सेन साहब को क्या करते हैं, सेन साहब के विरोध करते हैं उनके ड्राइवर पर, एवं
जब कासू इनके साथ गली में खेलने आता है तो मदन इससे लड़ाई करके अपने उसके क्या 2 दांत तोड़ देते हैं और अपना बदला फिर से वापस ले लेते हैं। तो कौन ले लेते हैं? ये मदन ले लेते हैं। इसका चरित्र चित्रण यही हो गया। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इतना लिख दीजिएगा तो अच्छा से नंबर आपको दे देगा। इसमें न कुछ कटौती होगा। आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि गिरधर लाल का चित्रण करें। गिरधर लाल कौन था? जो गिरधर लाल है ये कौन थे? जो मदन के पिताजी थे। ये कौन थे? मदन के पिताजी। तो चलिए इसके उत्तर को पढ़ते हैं। क्या लिखल है? गिरधर लाल 20 के दांत के क्या एक प्रमुख पात्र है। आपको प्रमुख पात्र सब में देना है क्योंकि इसमें जितना भी कैरेक्टर है ये किस कहानी में बताया गया है, तो ये क्या 20 के दांत में बताया गया है। इसीलिए हमको लिखना है कि गिरधर लाल जो है ये क्या 20 के दांत कहानी के एक प्रमुख पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। ये जो है क्या है? सेन साहब के किरानी है और मदन के क्या है? पिताजी है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। जब ये जो सेन साहब के बेटे यानी कासू को जब मदन मारते हैं तो उसके जो पिता है यानी सेन साहब है, सेन साहब क्या करते हैं? गिरधर लाल को निकाल देते हैं। कहाँ से निकाल देते हैं? तो काम से निकाल देते हैं। आपसे यहाँ पूछेगा कि सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल किस चीज़ का काम करते थे? याद रखेंगे किरानी का काम करते थे। किसका काम करते थे? तो किरानी का काम क्या करते थे। चलिए आगे देखते हैं। ये था मेरा कहानी का सब्जेक्टिव प्रश्न। आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इससे पहले हमने 2 वीडियो और भी ऑलरेडी बना दिए हैं। कि पहला वीडियो था मेरा ये जो जिसमें हम क्या पूरे संपूर्ण अर्थ को हमने बताए थे। उसके बाद मेरा फिर से एक और वीडियो आया था दूसरा नंबर, जिसमें हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेक्शन को हमने अच्छे से किए थे। अगर आप लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन और इसका जो संपूर्ण अर्थ है अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग वहाँ से जाकर इसका कहानी को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दे दीजिए। मेरे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।